विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज ज्योमेट्री, ज्यामिति, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्ज़ाम व्यू के पर्पज़ से ये एग्ज़ाम में बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो ये बच्चों आपने 10th में, 9th में, 11th में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो बच्चों आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा एक आपने सुना होगा रेखा, एक रेखाखंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक क्या है, रेखा। और बेटा रेखा को जब खंड में विभाजित किया जाता है और कोई भी खंडों को मिलाकर उसको रेखा बनाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको एक सीधी सी बात बताता हूं कि जब भी कोई एक रेखाखंड है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर आके गिरती है तो इसको हम कहते हैं कि ये दो भागों में बंट जाती है। और अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। कितना होता है, 180। और इसको बेटा बोलते क्या है, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म, लीनियर एंगल पेयर, ठीक है ना। तो रेखिक कोण युग्म होता है ये। अब बच्चों यहां पर एक बात बोली गई है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो आप देख रहे हो कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। एक तिरछी रेखा है ना। तो बेटा जो एक तिरछी रेखा है वो कौन सी है, पी क्यू। तो ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू एक तिरछी रेखा है। तो बेटा यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो इन एंगल्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर, तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको कुछ ये बताया जाएगा कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपकी ए बी समांतर सी डी है और उसके बाद पी क्यू एक क्या है, तिरछी रेखा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक बात आपको ये भी बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो मैंने लिख दिया कि ये ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, ठीक है ना। और इसको जो एक तिरछी रेखा है वो काटती है, कौन सी तिरछी रेखा है, पी और क्यू, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल बना देता हूं। तो ये एंगल आपका 1, इसको कोई भी नाम दे दो, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम दे दो जैसे इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दे दोगे, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो ये मैंने जैसे इसमें दिए हुए हैं वैसे मैंने इसको नाम दे दिया ताकि आपका जो ये दिए हुए हैं एंगल वो है वो इसी तरीके से सेट हो जाए। नहीं तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने 1 यहाँ पर दिया, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी दे सकते हो। परंतु इसमें जो आपको दिखाया गया है वो उस डायग्राम के हिसाब से दिखाया गया है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ संगत कोण, तो संगत कोण को बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोला जाता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं जिसकी सेम दिशा हो, मतलब सेम जगह हो। यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं कोण 1 बराबर कोण 8, तो ये देखिए कोण जो 1 है वो 8 के बिल्कुल आप देख सकते हो सेम प्लेस है ना। तो यहां पर देखिए 1, 8 हुआ, उसके बाद आप कह सकते हो 2, 7, तो ये आप देखो 2 और 7 इनकी पोजीशन सेम है। 3, 6 कह सकते हो, ठीक है, 4, 5 कह सकते हो। तो बेटा वही चीज़ बताई गई है, ये देखो 3 और उसके बाद में ये 6, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा बच गया बेटा, ये 4 और ये 5। तो बेटा ये आप देख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 8।
तो एक है वो 8 के बिल्कुल सेम प्लेस पे है, 4 और 5 आप देख सकते हो, 2 और 7 देख सकते हो, 3 और 6 देख सकते हो। तो इनको बोला जाता है संगत कोण, जिसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो है शीर्षाभिमुख कोण। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। कौन से बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर आप देखो कोण 1 और कोण 3। तो बेटा यहां पर जो कोण 1 है और ये कोण 3 है, तो आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। ये जो 1 एंगल है और ये 3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से बेटा 8 और 6 अपोजिट है ना। और 5 7 के अपोजिट है, 4 2 के अपोजिट है। तो 1 3, ये आप देखो 1 3, उसके बाद 2 4, तो 2 और 4, उसके बाद 6 और 8, तो 6 और 8, उसके बाद 5 और 7, तो 5 और 7। मतलब बेटा आपका जो अपोजिट एंगल होता है ना, अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये एंगल और ये एंगल, इसको बोला जाता है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल आपका कितना भी डिग्री है, मान लो 70 डिग्री है ना, तो ये भी 70 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए ना। अब बेटा आता है एकांतर अंतः कोण, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं अंतः, अंतः मतलब इंटीरियर, ठीक है बेटा, और बाह्य होता है एक्सटीरियर। समझ गए ना। तो अल्टरनेटिव एंगल निकालने हैं, एकांतर कोण बोलते हैं जिसको। तो बेटा 2 और 5, तो यहां पर देखिए ये 2 और ये 5, तो ये क्या है? एकांतर कोण। तो बच्चों एक बात बताऊं आपको, अलग से बना के दिखाऊं, ये बेटा लगभग जेड की आकृति लेता है। किसकी आकृति लेता है? ये जेड की। इस तरीके से एंगल बनता है ना। तो इसके अंदर जो आपका ये कोण होता है और ये कोण होता है, इसको बोला जाता है एकांतर कोण। तो आप इसमें देख सकते हो बेटा, जो मैंने बोला है 2 और 5, तो 2 आपका एंगल ये है और 5 आपका एंगल ये है। तो ये आप देख सकते हो एकांतर कोण है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बेटा 2 और 5 आप देखोगे ना, तो इस तरीके की ही शेप बन रही है। ये देखो 2, ये यहाँ पर 2, और ये आपका क्या है? 5। तो एकांतर कोण इनको बोला जाता है। इसी तरीके से 1 और 6, 1 और 6 ये भी एकांतर है। और 4 और 7, तो 4 और 7 कौन सा है? ये। तो बेटा ये भी क्या है? एकांतर कोण। 3 और 8, तो 3 और 8 ये सारे क्या है? एकांतर कोण। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा संगत कोण में क्या होता है? सेम प्लेस, ठीक है। और शीर्षाभिमुख जो कोण होता है अपोजिट एंगल, तो वो आप देख सकते हो इस तरीके से अपोजिट बनता है। और तीसरा आपका है अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण में क्या होता है? जेड की शेप लेता है, जिसमें इनको क्या बोला जाता है? एकांतर कोण। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? x डिग्री। तो इनको बोला जाता है एकांतर अंतः कोण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रेखीय कोण। रेखीय कोण बेटा कौन से होते हैं? लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। तो इसमें 3+4 जो है कोण, कोण 3+4। तो बेटा यहां पर देखिए 3+4, इन दोनों का जोड़ 180, 1+2 इनका 180, 5 और 6 का 180, 7 और 8 का 180। तो वो आप देख सकते हो 3+4, 1+2, 5+6, 7+8, तो इनका जोड़ कितना आ गया? 180 डिग्री। तो उनको बोला जाता है रेखिक कोण। जैसे मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से। तो ये जो होता है ना, ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 180। ठीक है बेटा। जैसे मैं क्वेश्चन अगर इसके ऊपर बनाऊं कि अल्फा और बीटा का रेशियो है 3 रेशियो कुछ भी दे दो 5, ठीक है ना। तो बेटा यहां से अगर आप बताऊं तो आप क्या करोगे? 3 और 5 8, 8 का मान कर दोगे 180, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप सारे एंगल निकाल सकते हो। तो 180 को आप 8 से भाग कर दोगे तो वहाँ से आपके सारे एंगल आ जाएंगे। समझ गए ना बात को। तो बेटा इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं पूरी वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहोगे 2:1 है, मान लो अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो 2 और 1 3 यूनिट का मान बेटा हो गया कितना 180, और 1 का कितना आ गया 60। तो एक एंगल 120 आ गया, एक एंगल 60 आ गया, तो इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर आता है बेटा क्रमागत अंतः कोण, जिसको संपूरक कोण बोलते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। और इनको बोला जाता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, जिसको क्रमागत अंतः कोण बोलते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 5, तो 1 और 5 का जोड़ 180, 2 और 6 का जोड़ 180, तो 1 और 5 का जोड़ 180 और 2 और 6 का जोड़ 180, तो इनको बेटा क्या बोला जाता है, क्रमागत इंटीरियर एंगल। एक तो दोनों अंदर के एंगल हैं, ठीक है ना, एक तो दोनों अंदर के एंगल हैं, तो इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल अंतः कोण, और दोनों कंटिन्यू हैं तो क्रमागत बोल दिया गया। बेटा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मत समझना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने इतने जो कोण एंगल के बारे में स्टडी किया है, अगर बेटा इनके बारे में आपको पता चल जाता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। समझ गए ना बात को। तो इस चीज़ को अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो बेटा इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि अगर मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास कोई दो रेखा है ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और कोई एक तिरछी रेखा इसको काटती है, ठीक है ना, और उसके बाद में मैं इनके एंगल बनाता हूं, ठीक है ना। ये एंगल कुछ भी एंगल आप बना दीजिए, एंगल का नाम दे दीजिए बेटा 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद में इसके बाद में 5 6 आपने कहाँ से दिया था, तो इसमें आप देख लीजिए ताकि आपका वही चीज़ बन जाए 5 6 7 8, ठीक है ना, 5 6 7 8, तो ये चीज़ थी आपके पास। अब जो लास्ट वाले एंगल थे, तो लास्ट वाले एंगल में बेटा आपने देखा एक तो रेखीय कोण जिसमें आप क्या करते हो लीनियर एंगल बनता है, एक क्रमागत अंतः कोण। तो क्रमागत बेटा आपने देखा था कि क्रमागत हम किसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो है ना बेटा, इनका जोड़ जो 180 होता है और इनका जोड़ 180, ठीक है बेटा। एक तो ये इंटीरियर एंगल है अंतः कोण जो अंदर की तरफ है, ठीक है ना, ये बाहर 3 4 7 8 ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल अंतः कोण कौन से 1 2 5 6। तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। मतलब अंतः कोण कौन से हैं, अंतः कोण जो आप बोलते हो इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इसके अंदर कौन कौन हो गया बेटा, कोण 1 कोण 2, ठीक है, कोण 5 कोण 6, ये सारे कौन से हो गए इंटीरियर एंगल। और बेटा अगर बाह्य कोण की बात करूं, बाह्य कोण जिसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, तो वो कौन कौन से हैं एक्सटीरियर एंगल, तो आप यहां से देख सकते हो कोण 3 कोण 4 कोण 7 कोण 8, तो ये कौन से हैं बाह्य कोण। अब देखिए अंदर वाले ये थे, तो अंदर वाले क्या थे क्रमागत अंतः कोण, तो 2 और 6 का जो जोड़ है वो 180 होगा, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 180, ठीक है, और कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस एक बराबर में 180। तो इनको हम क्या बोलते थे क्रमागत अंतः कोण, क्या बोलते थे बेटा इसको क्रमागत अंतः कोण, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यही चीज आपको मैंने समझानी थी। ये देखिए क्रमागत अंतः कोण, समझ गए ना बात को। अब बेटा यहां पर आपको ये तो पता ही है कि आपका जो 3 + 4 ये रैखिक एंगल वाला 3 + 4 1 + 2 5 + 6 7 + 8, ये तो आपको पता ही है, जो आपका रैखिक कोण युग्म बनता है तो उनको बोलते हैं रैखिक कोण।
तो उसमें आपका बेटा कोण 4 प्लस कोण 3, अगर ये भी लिखना है तो ये भी लिख देता हूँ, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, ठीक है। और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180, और कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180। तो ये जो सारे एंगल हैं वो कौन से हैं, तो आप आराम से बता सकते हो ये सारे हैं रेखिक कोण। कौन से हैं, रेखिक कोण। तो अब आपको संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रेखिक कोण, क्रमगत अंत्य कोण, बाह्य कोण, अंत्य कोण, सबके बारे में आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। तो बेटा सारे कोण की आपको जानकारी हो गई कि कौन सा कोण संगत कोण होता है, कौन सा कोण आपका बाह्य कोण होता है, कौन सा अंत्य कोण होता है, कौन सा शीर्षाभिमुख होता है, एक एक करके मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, ठीक है ना। अब बेटा क्या है, त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो वो आप देखिए कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा त्रिभुज बनना तभी संभव होगा जब आपके पास क्या होगा बेटा कि अगर मैं बात करता हूं किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए इसकी लंबाई a है, इसकी c है, इसकी b है, तो किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ a प्लस बी ग्रेटर देन c। तो बेटा ये भुजा तभी त्रिभुज आपकी कहलाई जाएगी जब किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो b प्लस सी मतलब दो कोई भी दो b प्लस सी ग्रेटर देन a और a प्लस सी ग्रेटर देन b। तो तीनों कंडीशन आ गई। कहने का मतलब आपको यही है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये लिख रखा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी आपका त्रिभुज संभव होगा। अब ये देखिए बेटा, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर है ना वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो बेटा यहां से देखिए कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, जैसे मैं दो भुजा ये ले लेता हूं तो a माइनस बी होगा, अंतर इनका a माइनस बी होगा और वो लेस देन होना चाहिए किससे, c से। समझ रहे हो ना बात को। अब इसी तरीके से मैं अगर ये लेता हूं तो b माइनस सी लेस देन a और a माइनस सी तो लेस देन b। तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो बेटा दो कंडीशन है यहां पर कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर कोई भी एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है ना बेटा, तो मैं कह देता हूं ये 3 4 5, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। मैंने अपनी तरफ से एक बार इसकी लंबाई मान ली 3 4 5 जो भी है। अब देखिए एक बात बताओ, उसने बोला कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 3 प्लस 4 करता हूं तो 7 ग्रेटर देन किससे है, 5 से, ठीक है। 5 प्लस 4 9 ग्रेटर देन है किससे, 3 से। समझ रहे हो बात को। अब देखिए अब 5 प्लस 3 8, 8 ग्रेटर देन है 4 से। तो बेटा ये पहली तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अब बेटा यहां पर ही अगर आप देख लो कि अगर मैं 4 माइनस 3 करूं तो एक वो लेस देन है 5 से, 4 माइनस 3 किया तो एक 5 है, ठीक है ना। 5 में से 4 गए, एक जो लेस देन है 3 से, है ना, और 5 माइनस 3 2 जो लेस देन है 4 से। तो बेटा सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब ये त्रिभुज आपका वैलिड है। तो आपको बड़ी बड़ी दो बातें पता चली कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो वो मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपके पास बेटा ये है, देखिए अंतः केंद्र, ठीक है बेटा, अंतः केंद्र। तो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। तो बेटा जो कोण समद्विभाजक होता है जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। तो बेटा यहां पर आप देखिए इस बिंदु पर अगर हम कहते हैं तो ये तो हो गया बेटा कोण समद्विभाजक,
क्या हो गया, कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये बी भाग है, ये ए बी सी जो त्रिभुज है, तो बी जो है ये देखिए दो भागों में बंट रहा है, ए भी दो में और सी भी दो में, तो इनको बोला जाता है कोण समद्विभाजक। अब कोण समद्विभाजक किस बिंदु पर मिल रहा है, आई बिंदु पर। इधर देखिए ए से, इधर देखिए बी से, इधर देखिए सी से, तो एक बिंदु पर जिस पर मिलता है ये कोण समद्विभाजक, उनको हम कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है बेटा। जो आपका सेंटर होता है ना, इंटर सेंटर, तो वो होता है अंतः केंद्र, जो अंदर की तरफ होता है। तो ए आई देखिए, ए आई बी आई और सी आई कोण समद्विभाजक है। तो मैंने आपको बोला है ना, ये जो आपका है कोण समद्विभाजक, ये और ये, तो ये सारे क्या है, कोण समद्विभाजक। और डी आई ई आई एफ आई ये क्या है, बराबर है। तो बेटा डी आई की बात करें ये, और ई आई, डी आई ई आई और एफ आई, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ये तीनों आपके एक ही बिंदु पर आपके मिल रहे हैं, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक है। अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। तो बेटा जो त्रिभुज के अंदर आपका एक पॉइंट होता है जहां पर आपके एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसे हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, अंतः केंद्र बिंदु बोलते हैं। तो अब बेटा यहां से अगर मैं बात करूं, कोण बी आई सी निकालना होगा ना, एंगल बी आई सी, तो बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। ये आप ध्यान रखना, अगर ये बी आई सी निकालना है तो ये सामने वाला होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। और जब मुझे ए आई सी मुझे जब ये एंगल निकालना होगा तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, बी, तो 90 डिग्री प्लस कोण बी बाई 2। और जब मुझे निकालना होगा ए आई बी, तो बेटा ए आई बी मतलब कौन सा एंगल, ये, तो इसके सामने कौन सा होगा, सी, तो बेटा 90 डिग्री प्लस सी बाई 2। तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है, यहाँ का एंगल दे देगा, यहाँ का दे देगा, यहाँ का दे देगा, उसके बाद कहेगा बी आई सी फाइंड आउट करिए। तो बेटा अगर बी आई सी आपको पता है, जो एंगल पूछा जाए उसके सामने वाला 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो उसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर। तो कोण बी आई सी, जब मुझे एंगल निकालना होगा बी आई सी, तो बेटा ये जो आपका है ये बी आई सी है, ये बी है, ठीक है ना, और ये आपका आई है और ये आपका है सी। तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, कोण बी आई सी, मुझे ये एंगल बताना है, ठीक है ना, ये एंगल बी आई सी। तो ये एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। आपको पता है जब ये एंगल हमें निकालना है तो इसके सामने कौन सा होगा, ए पॉइंट है ना, तो इसमें माइनस होगा। और जब हम इंटीरियर एंगल का निकाल रहे थे तब हम क्या करते थे, 90 प्लस उसके सामने वाले कोण का हाफ। तो इसमें क्या करना है, हमें बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकालना है। तो बेटा जो आपको निकालना होता है, जैसे बी आई सी पूछा है इसने, तो 90 डिग्री, इसमें प्लस की जगह आएगा माइनस, जब एक्सटीरियर दिया हो तो माइनस, और इसके सामने वाला एंगल कौन है, ए बाई 2, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। और जब यहाँ पर इंटीरियर होगा तो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए, जब मुझे ये एंगल निकालना था बी आई सी वाला, और इसके अंदर क्या था, अंतः केंद्र, तो हमने क्या किया था बेटा, प्लस, तो बाह्य कोण में आपका क्या आ जाएगा, माइनस। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिए बेटा क्या बोलना चाहता है, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है बेटा, जो सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाता है उसको बोलते हैं लंब केंद्र। शीर्ष बिंदु से आधार पर खींचे गए लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे लंब केंद्र कहते हैं। तो बेटा शीर्ष कौन से हैं, ये आपके शीर्ष ही तो है, ये आपका शीर्ष है, ये आपका शीर्ष है, ठीक है ना। तो शीर्ष से आधार, अब बेटा ए के लिए आधार क्या है, BC,
तो इसने एक जो लंब गिराया है उसको हम बोलते हैं लंब, कि जिस बिंदु पर आके मिलता है और ये बेटा सेंटर से होकर गुजरता है, तो इसको बोला जाता है केंद्र। ठीक है, अब बी शीर्ष है, इसके सामने वाला बेटा बेस कौन सा होगा, ए सी, तो ये ए सी आपका बेस होगा बी के लिए। तो ये देखो इसने बताया ना 90 डिग्री, इसके लिए ये रहा 90 डिग्री। और जब मेरा सी शीर्ष होगा तो इसके सामने होगा लंब, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो बेटा कुछ नहीं है, शीर्ष से आधार पर जब हम एक रेखा खींचते हैं तो वो केंद्र से होकर गुजर के जाती है, तो वो क्या कहलाती है, लंब केंद्र कहलाती है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बात और बताऊं, अगर ये समबाहु त्रिभुज होती है ना बेटा, तो इसके अंदर जो त्रिभुज आपकी होगी ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ सी, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बताया क्या है, लंब केंद्र होता क्या है। तो जब बेटा शीर्ष बिंदु से आधार पर हम जो लंब खींचते हैं और जिस बिंदु पर जाकर वो मिलता है और वो केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं लंब केंद्र। वो आपके सामने है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बेटा ये परिकेंद्र, जल्दी से मेरे को बताइए, आप देखिए इसको परिकेंद्र को। हाँ जी, तो बेटा इसमें जो है परिकेंद्र क्या होता है, देखिए भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो बेटा ये ए बी सी आपका एक त्रिभुज है और ये बार आपका एक सर्किल है, ठीक है ना। तो भुजाओं को जो समद्विभाजित करती है, ठीक है ना, भुजाओं को जो समद्विभाजित करती है और जो रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये देखो, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, एक आपका होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र। नेक्स्ट, केंद्रक, सेंट्रोइड आपका क्या होता है, तो जिस बिंदु पर माध्यिका आकर मिलती है उसे हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड। तो बेटा जिस बिंदु पर माध्यिका आकर मिलती है, तो अगर मैं यहां से एक बात करूं, ए बी सी मेरा एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज के अंदर अगर मैं यहां से ए शीर्ष की बात करूं और बी शीर्ष की बात करूं और सी की, तो ए शीर्ष से आपने क्या बोला, ये जो है ना ए डी, और ये ए डी है, और उसके बाद में जो आपका है एफ सी है और बी ई है, ये क्या है, माध्यिकाएं। और ए सी, बी सी और ए बी, ये क्या है, भुजाएं। तो जिस बिंदु पर माध्यिका आकर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। इस बिंदु पर बेटा सारी माध्यिकाएं आकर मिल रही है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसके अंदर ए बी, ठीक है, और बी सी और ए सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ए डी और बी ई और सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, माध्यिका को बोलते हैं मीडियंस, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। मीडियंस हैं, ठीक है ना। और ये बेटा जो भुजाएं हैं उसको बोलते हैं साइड्स। तो मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, जो माध्यिकाएं हैं वो आपकी एक इस कॉमन बिंदु पर आके मिल रही है। ये देखिए ए डी और बी ई और एफ सी, इनका कॉमन बिंदु क्या है, ओ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सेंट्रोइड है। और समबाहु त्रिभुज जो है, ये अगर मैं समबाहु त्रिभुज मान के चलता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो ये माध्यिका है, इस जो केंद्रक, ये केंद्रक जी मान लो या ओ मान लो, तो बेटा उसको हम 2:1 भाग में इसको बांटता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बात आती है बेटा समरूप त्रिभुज की, ठीक है ना। सर्वांगसम बोलते हो ना, समरूप त्रिभुज। तो किन्हीं दो त्रिभुज के दो या दो से अधिक कोण समान हो,
या दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान हो तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। या तो बेटा दो या दो से ज्यादा कोण है वो समान होने चाहिए, या फिर दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात समान होना चाहिए, तो उसे हम सर्वांगसम या फिर समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरा ए बी सी, ये एक ए बी सी आपका ये त्रिभुज है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, और एक आपका पी क्यू आर ये त्रिभुज है। तो इसके अंदर अगर मैं बताऊं कि ये जो एंगल है बीटा, ठीक है, और ये जो एंगल है अल्फा, और ये जो एंगल है वो है गामा। इसी तरीके से पी क्यू आर के अंदर ये एंगल है बीटा, ये अल्फा, और ये आपका कौन सा है बेटा, गामा। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, कोण ए जो है, कोण ए जो है वो कोण किसके बराबर है, पी के। उसने बोला था ना कि दो या दो से अधिक कोण या फिर दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात समान होगा तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, मतलब बी क्यू के बराबर, और कोण सी बराबर कोण आर, है ना। तो हम इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे बेटा, सर्वांगसम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और यहां पर अगर भुजाओं के अनुपात की बात करता हूं तो ए बी ये भुजा बटे पी क्यू, ठीक है, और दूसरी बी सी त्रिभुज जो है भुजा वो क्यू आर, और ए सी और डिवाइड में पी आर। तो उनका भुजाओं का अनुपात और उनके जो एंगल है वो अगर समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाई जाएगी, सर्वांगसम समरूप त्रिभुज कहलाई जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, और ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, तो ये आप देख सकते हो ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। तो उसने बोला था ना दो या दो से अधिक, तो ये भी आप कह सकते हो बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, पी, तो कोण ए बराबर कोण पी। अब इसी तरीके से ये आप कह सकते हो जो साइड्स है उनका सबका रेशियो ए बी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी एस, तो ये भी आप देख सकते हो ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर। तो ये सारी जो भुजाओं का अनुपात और सारे एंगल है उसने वो क्या दिखाए हैं, बराबर और समान दिखाए हैं, ताकि आपकी त्रिभुज जो है वो क्या आ जाए, सर्वांग समता सिद्ध कर दे। ठीक है ना। तो बेटा आपके जो कोई भी त्रिभुज है ना, अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो साइड्स है, अगर मैं कहूँ ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है ना, तो इनका जो एंगल है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, और उसके बाद में साइड ए बी साइड है वो पी क्यू का रेशियो है, और बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर। तो बेटा ये त्रिभुज क्या कहलाएगी, आपकी सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं ये कहूँ ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और अगर मैं ये कहूँ कि डी ई जो रेखा है वो हमें इसके दो बराबर भागों में बांट दे, समान अनुपात में, बराबर भाग में नहीं समान अनुपात में, तो बेटा जो तीसरी रेखा होगी वो इसके क्या होगी, समांतर होगी, बराबर नहीं समांतर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी के। तो रेखा डी ई, जो रेखा डी ई है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को इस प्रकार बांटती है कि ए डी बटा बी डी और ए ई बटा सी ई। इस प्रकार ए डी जो है और बटे में पूरा ए बी और ए ई और बटे में पूरा ए सी।
जब ये बेटा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर एंगल इनके बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बेटा ये आपकी समांतर है ही, तो मैं ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसको कौन सा प्रमेय बोलता हूँ? थेलस प्रमेय बोलता हूँ। कौन सा बेटा? थेलस। इसको कौन सा प्रमेय बोलते हैं? थेलस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। तो थेलस प्रमेय में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊँ कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले वो इस तरीके से एक त्रिभुज दे दे, ठीक है ना, इस तरीके से, और इनका जो नाम है वो है ABC और ये है DE। तो इसने कंडीशन दे दी कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है बेटा BC के, समझ रहे हो बात को। और यहां से अगर मैं कह दूं कि मेरा जो लंबाई है AD की जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो मेरा है AB मेरा है 7 सेंटीमीटर, और मैं कह दूं कि AE मेरा जो है AE वो मेरा है 2 सेंटीमीटर, तो मुझे चाहिए AC मेरा क्या होगा। तो बेटा यहां से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि AD दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 है, ठीक है, और AB 7 है, AB मतलब पूरा जो आपका है ये 7 है, ठीक है, और उसके बाद में AE 2 है, मतलब इतना आपका 2 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा है AC, मतलब ये पूरा पूछा है, यही बात है ना। तो इस केस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? वो प्रॉपर्टी आप लिखिए, मैं कह दूं कि AD बटे में पूरा AB इज इक्वल टू AE डिवाइड में पूरा AC। अब यहां पर अगर मैं इनकी वैल्यू भरता हूं तो AD कितना है? AD 3 है, और AB कितना है? AB पूरा 7 है, और AE कितना है? 2, और AC आपको निकालना है। तो मैं यहां से कह सकता हूं 3AC इज इक्वल टू 7 दूनी 14, तो AC का मान कितना आ जाएगा? 14/3। इसको आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो 14/3 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो प्रॉपर्टी होती है AD बटा पूरा कंप्लीट AB और AE बटे में AC, एक होती है AD बटा में DB और AE बटा EC, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों आप यहाँ से प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि एक तो आप कह सकते हो ये AD और DB, AE बटे में EC, ये रहा जो पहले वाली प्रॉपर्टी है, और दूसरी क्या है? AD और एक बार कंप्लीट AB, तो AD बटा AB, और दूसरी AE और एक बार कंप्लीट AC, तो AE बटा AC। जब आपके ये एंगल बराबर होते हैं और DE समांतर होता है BC, तो इसको कौन सा प्रमेय बोलते हैं? थेलस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए बेटा क्या करता है, AE का मान ना देकर EC का मान देता, EC का मान देता और टोटल मान देता। तो बेटा हम क्या करते, फिर हम इसका मान निकाल के टोटल इसमें से माइनस करते, तो हमारा AE का मान आ जाता। समझ रहे हो बात को। तो ऐसा क्वेश्चन जब मैं थेलस प्रमेय के जब आपके लगेंगे प्रश्नोत्तरी में, तो उसमें आपको करवाऊंगा मैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। तो बेटा इस तरीके से थेलस प्रमेय के आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और ये भुजा आपस में दोनों क्या होती है? एक दूसरे के समांतर, क्योंकि DE समांतर BC के होगा तभी ये प्रमेय और ये प्रॉपर्टी लग पाएगी, अन्यथा नहीं लगेगी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बेटा इस प्रकार हमने जो आपका ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको मैंने त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी बताई, एंगल बताए, एंगल सारे टाइप के एंगल बताए, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंत्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है ना। तो बेटा ये सभी एंगल्स जो हैं, जब इसकी जानकारी आपको हो जाएगी तब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो आपका क्वेश्चन नहीं, सिर्फ दिमाग चलेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
ठीक है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल dlife.fun पर आपको यूट्यूब पर ITI और डेमो के तौर पर आप इसकी वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा D-Life ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर, और गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए www.dlife.fun पर भी आप जानकारी ले सकते हो। तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके पास बहुत जल्द लेके आऊँगा। ओके बच्चों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।